Hello students, good morning. Our next topic is energy changes during reactions. कि अगर कोई भी रिएक्शन है उसमें क्या होगा, रिएक्टेंट क्या है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो उसमें क्या है, कुछ बॉन्ड तो ब्रेक होंगे और कुछ बॉन्ड नए बॉन्ड क्या है फॉर्म होंगे। ठीक है, तो उस वजह से क्या है, एनर्जी के अंदर अगर बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो क्या है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अगर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखेंगे कि भाई रिएक्शन के अंदर जो एनर्जी का टोटल चेंज क्या है। ठीक है, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई है, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज हुई है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट है हीट और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। हीट और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को हम डेल्टा एच से डिनोट करेंगे। इज द टोटल एनर्जी चेंज विच accompanies the conversion of a definite number of moles as required by Valence equation of the reactant and into the product। मतलब इसने क्या कहा है कि हम कोई भी रिएक्शन है, ठीक है, उसके अंदर टोटल एनर्जी चेंज को देखेंगे। टोटल एनर्जी का जो चेंज है कि डेफिनेट अमाउंट ऑफ हमें मोल्स लेने हैं, भाई इतने मोल्स में हमें कितना प्रोडक्ट मिलेगा, तो उसमें जो एनर्जी जो चेंज होगा, टोटल जो एनर्जी चेंज है उसको हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या फिर हीट ऑफ रिएक्शन, उसको हम डेल्टा एच से डिनोट करेंगे। तो हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का हम इजीली पता लगा सकते हैं अगर हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का पता है। अगर किसी भी बॉन्ड किसी भी रिएक्शन के अंदर सारे बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का पता है तो हम क्या है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या हीट ऑफ रिएक्शन हम क्या है आराम से निकाल सकते हैं। जैसे ये हमारे पास रिएक्शन है ए बी प्लस सी डी, से हमें मिलेगा ए सी और प्लस बी डी। ठीक है, तो ए बी की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है x1, सी डी की है x2, ए सी की है x3, बी डी की है x4। ठीक है, तो ये क्या है, सबकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमारे पास आ गई। ठीक है, इसमें क्या है, ए और बी बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, सी एंड डी भी ब्रेक हो रहा है, ए एंड सी बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और बी एंड डी बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो हमें एंथैल्पी निकालने के लिए, हीट ऑफ द रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x1 प्लस x2 माइनस x3 प्लस x4, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एंथैल्पी आ जाएगी किसी भी रिएक्शन की। ठीक है, अगर हमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पता है तो हम एंथैल्पी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये वैल्यू हमारे पास अगर नेगेटिव में आएगी, डेल्टा एच की वैल्यू, जैसे हमें ये रिएक्शन दी गई है, ठीक है, CH4 प्लस Cl2 तो CH3Cl प्लस HCl, ये हमारे पास रिएक्शन है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमें गिवन है। इन दोनों को जोड़ेंगे और माइनस में इन दोनों को इनको जोड़ के और इनको जोड़ के और क्या, दोनों को आपस में माइनस कर देंगे। तो ये इन दोनों को प्लस किया, माइनस इन दोनों को प्लस किया, तो हमारे पास वैल्यू है वो नेगेटिव में आएगी। अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव में आती है तो रिएक्शन होगी एक्सोथर्मिक। ठीक है, अगर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो होगी रिएक्शन एंडोथर्मिक। ठीक है, तो हम डेल्टा एच की वैल्यू के हिसाब से हम क्या बता सकते हैं कि हमारी जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। अगर हमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का पता है तो हम ईजिली डेल्टा एच की वैल्यू निकाल सकते हैं, और रिएक्शन का हम ये भी पता लगा सकते हैं कि भी रिएक्शन के अंदर ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हो रही है या उसके अंदर ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट यूज हो रही है। ठीक है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन का, क्योंकि एक्सोथर्मिक का मीनिंग क्या है, इसमें क्या है, अमाउंट ऑफ हीट क्या है रिलीज हो रही है, और इसमें क्या है यूज हो रही है एंडोथर्मिक में। ठीक है, अब नेक्स्ट है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन थ्योरी या फिर कोलिजन थ्योरी। ठीक है, बेसिकली एक्टिवेशन थ्योरी या कोलिजन थ्योरी क्या कहते हैं कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होने के लिए क्या है, जो रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल है वो आपस में क्या है, कोलिजन करेंगे और वो क्या है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कोलिजन करे और वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाए। उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन है, ए कोलाइडिंग पार्टिकल मस्ट हैव सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। किसी भी कोलाइडिंग पार्टिकल के, जो दो कोलाइडिंग पार्टिकल आपस में कोलाइड कर रहे हैं, उनके पास मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, उसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं है, भी कोलिजन के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोल रहे हैं। अगर वो अमाउंट ऑफ एनर्जी किसी भी मॉलिक्यूल के पास नहीं है तो क्या है, जो उनके अंदर कोलिजन पॉसिबल नहीं है। और जो कोलाइडिंग जो पार्टिकल है उनके पास प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए ताकि वो ईजिली एक दूसरे के साथ कोलाइड कर सके, परफेक्टली कोलिजन कर सकें। ठीक है, अगर उनकी ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं होगी तो कोलिजन अगर होगा भी दोनों रिएक्टेंट के अंदर या दोनों पार्टिकल के अंदर तो क्या है, वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए ताकि वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में इजीली कोलाइड कर सकें और परफेक्ट कोलिजन हो सके, और वो उस कोलिजन के रेस्पेक्टिव क्या हमें प्रोडक्ट मिल सके।
अब क्या है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एडिशनल एनर्जी, वो कहती है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब क्या है, एडिशनल एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्टेंट टू अंडरगो इफेक्टिव कोलिजन इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। अब तो थ्रेशोल्ड एनर्जी तो क्या है, कोलिजन के लिए जरूरी है, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी किसके लिए जरूरी है, इफेक्टिव कोलिजन के लिए। कि इफेक्टिव कोलिजन ही क्या है, हमें प्रोडक्ट के अंदर है जो रिएक्टेंट है क्या है प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो पाएगा। इफेक्टिव कोलिजन सिर्फ कोलिजन से नहीं, इफेक्टिव कोलिजन से क्या है, ये ध्यान रखना, इफेक्टिव कोलिजन से ही दो पार्टिकल अगर आपस में कोलिजन करेंगे तो ही प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो पाएगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या, एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसकी ज़रूरत है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होने के लिए, इफेक्टिव कोलिजन के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, ये एक्टिवेशन हम निकाल सकते हैं कि हमारे पास थ्रेशोल्ड है और ग्राउंड स्टेट की अगर हमारे पास एनर्जी है और थ्रेशोल्ड एनर्जी दोनों को माइनस करके हम ई एक्टिवेशन निकाल सकते हैं। जनरली जो एक्टिवेशन एनर्जी की रेंज होती है 40 to 150 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब देखो हमारे पास एक सिंगल स्टेप रिएक्शन का हमारे पास एनर्जी डायग्राम है, इसमें वाई एक्सिस पे एनर्जी है और एक्स एक्सिस पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है।